जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? नजर आ रहा है कुछ ज्यादा अच्छे हाल नहीं, इसलिए कि वीकेंड अभी गुजरा है और अभी आपका दिल नहीं कर रहा होगा कि थोड़ी सी सुस्ती होगी कि यार ये भी करना है वो भी करना है। सुस्तियों को भगाइए इस तरह करके जिस तरह हम लोग फ्रेश नजर आ रहे हैं। आप भी अपने दिन का आगाज ऐसे भगाएं, हाँ ऐसे करके भगाएं और चुटकियों में भगाएं तो जरा ज्यादा अच्छा होगा। और अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल के साथ करें, फिर देखें कि आपकी जिंदगी कितनी खुशगवार गुजरेगी और दिन कितना अच्छा गुजरेगा। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सुंदस, जैसा कि आपने कहा, मेरे ख्याल में एक नए हफ्ते का आगाज पीर का दिन वैसे अक्सर लोगों को बुरा लगता है इस वजह से कि जी दोबारा से रूटीन में छुट्टी के बाद दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सुबह उठ के अज़्म करें कि आज आपकी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है तो यकीन करें कि आप में एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन आ जाएगी। और मैं हमेशा इस फार्मूले पे अमल करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि खुश रहूँ हमेशा। और इस वक्त हमारे साथ जो वीकेंड ओवर द वीकेंड जो ताज़ा तरीन खबरें थी और कल की जो ताज़ा तरीन खबरें थी उन पर तज्जिया करने के लिए हमारे फेवरेट सलमान गनी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के हैं। गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। गनी साहब, 6 अफसर मुअत्तल हो गए। जावेद चीमा साहब का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंसूख हो गया। उस वक्त एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के इंचार्ज थे जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो कत्ल केस की इंक्वायरी हुई। तो उस पर जानना चाहूँगा कि क्या आप लास्ट वीक यही बात कर रहे थे कि जो असल लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सऊद अजीज़ के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, उसको फ़ोन किसने किया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो अब आप क्या समझते हैं ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई? देखें, आप यूएन रिपोर्ट्स में 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े वाजे हैं। एक ये कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कत्ल, उसमें जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी थी। और दूसरा पॉइंट ये है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सिक्योरिटी के हवाले से जो फ़राइज़ थे वो भी अदा नहीं। जिस टीम के इंचार्ज रहमान मलिक साहब, जिस टीम के इंचार्ज रहमान मलिक साहब, अब आपने जिक्र कर दिया है तो फिर उस गाड़ी का जिक्र भी होना चाहिए जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गाड़ी के पीछे मर्सिडीज गाड़ी थी ब्लैक कलर की, और उसमें रहमान मलिक साहब थे, उसमें बाबर अवान साहब थे, उसमें फरीदुल्लाह बाबर थे। आपने जिन 6 अफसरों की जिक्र किया है कि उनकी मुअत्तली, देखें अफसरों को मुअत्तल करना बड़ा आसान होता है, वो सरकारी मुलाजम होते हैं और उन्होंने चार्ज भी छोड़ दिया होगा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल में 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि पोस्टमार्टम का कानूनी तकाजा क्यों पूरा नहीं किया गया। देखें, अगर सऊद अजीज़ साहब ने ये नहीं किया तो किसी के कहने पे नहीं किया, तो सर वो बता क्यों नहीं देते किसके कहने पे नहीं किया? देखें, ये तो अब सऊद अजीज़ साहब जो अखबारात में जो चीज़ सामने आई है, उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल नदीम एजाज साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने उन्हें रोका था। बात यह है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही कर दी है और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल की तहकीकात जनरल मुशर्रफ साहब का नाम आ रहा है। देखें, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मैं नहीं समझता कि ये जनरल मुशर्रफ साहब को टारगेट करेंगे। चूँकि जनरल मुशर्रफ साहब, आप एनआरओ को ना भूलें, एनआरओ में किसने मुआहदा करवाया था? अमेरिका और बरतानिया के ज़िम्मेदार लोग इस मुआहदे में शामिल थे। ठीक, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल को अंधा कत्ल करार दे के ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में से ऐसे सियासी कत्ल का सिलसिला ख़त्म करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल और इनके कातिल ज़रूर एक्सपोज होने चाहिए और ये मामला दबेगा नहीं। लाइन पे मौजूद हैं क्योंकि इसी खबर के हवाले से बात हो रही है। आज के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं जी अब्दुल रहमान साहब, रेस्क्यू 1122 के, और ये वो साहिब हैं जिनको टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी और इसके बाद ग्राउंड इन्होंने साफ कर दिया था पानी के प्रेशर से। तो अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। रहमान साहब, जागो दुनिया में डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि 27 दिसंबर सन 2007 को जिस दिन ये वाक़या पेश आया, आप वहाँ पे मौजूद थे लियाकत बाग के पास? जी, जब 27 दिसंबर 2007 को जब ये वाक़या हुआ, उस वक्त मैं
अपने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल एंड कमांड रूम में मौजूद था, वहाँ बैठा हुआ था, और मुझे अपनी ही जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से मुझे इत्तला मिली थी कि मोहतरमा जो जहाँ पे खुताब कर रही है वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। मैं इमीडिएटली अपनी एक एम्बुलेंस के जरिए से इंसिडेंट साइट पर पहुंचा और तकरीबन 5 मिनट में मैं इंसिडेंट साइट पर पहुंच चुका था। डॉक्टर साहब, जब ये क्लियर हो गया वहां से आपने जख्मियों को भी रिमूव कर दिया और जो हलाक हुए लोग उनको भी रिमूव कर दी बॉडीज को, उसके बाद ये फर्श धोने वाला जो वाकया ये भी आपके सामने पेश आया? जी जी, ये मेरे सामने ही पेश आया, और ये जो हमने जो साइट जो है वो वॉश की गई वो तकरीबन 6:40 पर की गई। वो कैसे? इंसिडेंट जो है वो 5:12 पे हुआ, और इसके ऑर्डर्स जो है वो उस वक्त जो वहीं पर इंसिडेंट साइट पे खड़े हुए थे, एसपी थे उस वक्त के रावल टाउन के, खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने ऑर्डर हमें किया था, जिसपे जो है वो 2 टीमों ने मिलकर ये वॉश किया। एक इसमें लोकल गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट वाले थे, जिसमें नाज साहब थे जो कि उनको उस फायर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे उस वक्त, और एक जो है वो रेस्क्यू 1122 का फायर व्हीकल थी। एसपी रावल टाउन खुर्रम साहब ने आपको ये कहा कि जी 1 घंटे में, वाकये के फौरन 1 घंटे बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, इसलिए इट्स सेफ टू वॉच, तो आपने कहा कि जी ठीक है, आपने अमल किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल रहमान, आपने हमें ज्वाइन किया जागो दुनिया में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गनी साहब, खबरें तो आज बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा है, और सबसे अहम खबर जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो लोड शेडिंग को ख़त्म करने के खात्मे के लिए एक इजलास 2 दिन का बुलाया है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी ये मसला हल करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं भी बाहर निकलूंगा। मियाँ साहब भी आज जा रहे हैं जरदारी साहब के पास, क्योंकि वो बिल साइन कर रहे हैं। ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब असेंबली में पास हुआ तो मियाँ साहब ने कहा जी मुझे इन्विटेशन नहीं है, मैं नहीं जाता, और बड़ा लोगों ने फील किया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी नहीं गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए। अब जब वो साइन कर रहे हैं तो मियाँ साहब जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, इसकी वजह बड़ी खुली है कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट में सपोर्ट किया है, और मियाँ साहब की जो रिजर्वेशन थी दोनों इश्यूज पे वो भी हुकूमत ने दूर की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ में दोनों पॉलिटिकल फोर्सेस इनके मुफादात इकट्ठे हैं, और मियाँ साहब ने किसी भी अपने अमल के जरिए जरदारी साहब की गवर्नमेंट को या जमहूरी सिस्टम को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूँ कि जिस सूरत हाल से ये गुजर रहे हैं, ये इकट्ठे चलेंगे तो सिस्टम आगे चलेगा। दूसरी बात, आपने लोड शेडिंग की है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहम मसला है। पाकिस्तान के लोगों का मसला वो है जो प्राइम मिनिस्टर की सदारत में इजलास हो रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर तकरीबन 1 माह के बाद इस अज़म का इजहार करके वहां गए हैं कि मैं ये मामला इस तरह नहीं चलने दूंगा। देखें, बात पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के उन शहरों को टारगेट किया गया है जहां पर सनती अमल चल रहा था, वहां पर जब पहिया बंद हुआ है, लोग बेरोजगार हुए, रिएक्शन हुआ है, तो ये अब उन्हें फैसला करके आना चाहिए, इम्तियाज होनी चाहिए। कराची में अगर 4 घंटे हो रही है तो फिर लाहौर में भी 4 घंटे होनी चाहिए। इस बात पे तो मेरे ख्याल में जितनी डिबेट हो वो कम है। थैंक यू सो मच, वक्त कम है। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद मजीद आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। हम कहीं नहीं जा रहे, आपने भी कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। हैव अ वेरी नाइस डे।